कल्पना कीजिए, दिल्ली 30 जनवरी 1948 शाम के करीब 5 बजने वाले हैं। बिरला हाउस के लॉन में रोज की तरह प्रार्थना सभा की तैयारियां चल रही हैं। देश अभी अभी आजाद हुआ है, लेकिन आजादी की खुशी के ऊपर बंटवारे का खून, दंगों की आग और लाखों टूटे हुए परिवारों का दर्द पसरा हुआ है। और इन सब के बीच एक बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी लिए धीरे धीरे प्रार्थना सभा की तरफ बढ़ रहा है। नाम मोहनदास करमचंद गांधी। उधर दिल्ली के दूसरे हिस्से में एक और आदमी बिरला हाउस की ओर निकल चुका है। उसका नाम है राम मनोहर लोहिया। 2 दिन पहले गांधी ने उनसे कहा था, राम मनोहर, कांग्रेस के भविष्य और देश की राजनीति पर कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन इतिहास को शायद कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में अचानक खबर मिलती है, गांधी जी को गोली मार दी गई है। एक पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। लोहिया स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। वो बातचीत जो शायद स्वतंत्र भारत की राजनीति की दिशा बदल सकती थी, हमेशा के लिए अधूरी रह जाती है। और यहीं से शुरू होती है उस आदमी की कहानी जो खुद को गांधीवादी कहता था, लेकिन गांधी से भी लड़ता था, जो नेहरू का दोस्त भी था और सबसे बड़ा आलोचक भी, जो समाजवादी था लेकिन सोवियत मॉडल का विरोध करता था, जो जाति के खिलाफ था लेकिन जाति की राजनीति को समझता था, जो संसद में खड़ा होकर प्रधानमंत्री को चुनौती देता था और सड़क पर उतरकर सत्ता को घेरता था। ये कहानी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की। इस किस्से में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या थी राम मनोहर लोहिया की पॉलिटिक्स। राम मनोहर लोहिया ने किसे भारत विभाजन का गुनहगार माना था? लोहिया ने भारतीय महिलाओं को सीता की जगह द्रौपदी बनने की सलाह क्यों दी थी? लोहिया किसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे? लोहिया को सिगरेट पीने से महात्मा गांधी ने क्यों मना किया था? लोहिया खुद को कुजात गांधीवादी क्यों कहते थे? मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार लोहिया को अपना गुरु क्यों मानते हैं? और लोहिया की मौत किसकी लापरवाही के कारण हुई थी? नमस्ते, मेरा नाम है सुनीता और आप देख रहे हैं दी लोकसभा की खास पेशकश सियासी किस्सा। 23 मार्च 1910 उत्तर प्रदेश के अकबरपुर कस्बे में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया राम मनोहर। आज ये इलाका अंबेडकर नगर जिले में आता है, लेकिन तब ये सिर्फ एक छोटा सा कस्बा था। किसी ने नहीं सोचा था कि यहीं से निकलकर एक ऐसा नेता पैदा हो जाए जो आगे चलकर भारतीय राजनीति की धारा बदल देगा। जब लोहिया 2.5 साल के भी नहीं थे, तब उनकी मां का निधन हो गया। बचपन से ही मां का साया सिर से उठ गया, लेकिन पिता हीरालाल लोहिया ने उन्हें सिर्फ पाला नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से गढ़ा। हीरालाल कांग्रेस से जुड़े हुए थे, ब्रिटिश राज के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते थे। अक्सर घर में राजनीति की बातें होती थी। देश, आजादी, अंग्रेज, स्वराज के शब्द राम मनोहर के बचपन का हिस्सा बन गए। कहा जाता है कि जब बच्चे खिलौने से खेलते थे, तब राजनीति उनके खेल का हिस्सा बन चुकी थी। सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला विरोध प्रदर्शन किया। घटना बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद की है। स्कूल प्रशासन छात्रों को अंतिम यात्रा में जाने से रोक रहा था, लेकिन राम मनोहर ने विरोध कर दिया। यही उनका पहला राजनीतिक विद्रोह था। शायद यही से उन्होंने सीख लिया था, अगर व्यवस्था गलत लगे तो इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। मैट्रिक के बाद लोहिया बनारस पहुंचे। उस समय का बनारस सिर्फ धार्मिक शहर नहीं था, वो राष्ट्रवादी विचारों का भी केंद्र था। यही उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। फिर कोलकाता पहुंचे, विद्यासागर कॉलेज में दाखिला लिया और यही उनकी मुलाकात उस पीढ़ी के बड़े नेताओं के विचारों से हुई। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और गांधी, इन सब का प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा था। लेकिन लोहिया सिर्फ प्रभावित होने वाले व्यक्ति नहीं थे, वो सवाल पूछने वाले इंसान थे। वो हर विचार को परखना चाहते थे और यही बेचैनी उन्हें जर्मनी ले गई। उस दौर में अधिकांश भारतीय छात्र इंग्लैंड जाते थे, लेकिन लोहिया ने जर्मनी चुना। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि उस समय यूरोप में समाजवाद, राष्ट्रवाद और फासीवाद दोनों विचारधाराएं टकरा रही थी और लोहिया इस टकराव को करीब से समझना चाहते थे। बर्लिन विश्वविद्यालय में उन्होंने दाखिला लिया, जर्मन भाषा सीखी, इतनी अच्छी कि अपनी पीएचडी उसी भाषा में लिखी। उनकी थीसिस का विषय था महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह। सोचिए, एक भारतीय छात्र जर्मनी में बैठकर गांधी के आंदोलन पर शोध कर रहा है। यह अपने आप में अनोखी बात थी। इसी दौरान उन्होंने एडोल्फ हिटलर को भी करीब से देखा, उसके भाषण सुने,
जनसभाओं में हिस्सा लिया। लोहिया ने महसूस किया लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा केवल बंदूक नहीं बल्कि भीड़ को सम्मोहित करने वाली राजनीति भी होती है। यह अनुभव आगे चलकर उनके राजनीतिक विचारों का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। 1933 में लोहिया भारत लौट आए और अगले ही साल भारतीय राजनीति में एक और बड़ा प्रयोग शुरू हुआ। 1934 पटना अंजुमन इस्लामिया हॉल, यही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ और इसके प्रमुख नेता थे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया। इनका सपना था राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय। लोहिया गांधी से प्रभावित थे लेकिन आंख बंद करके नहीं, वो गांधी से बहस करते थे, उनसे असहमत होते थे, उनके सामने अपनी बात रखते थे। एक बार गांधी ने उनसे कहा सिगरेट पीना छोड़ दो। लोहिया ने जवाब दिया सोचकर बताऊंगा। 3 महीने बाद लौटे और बोले बापू मैंने सिगरेट छोड़ दी है। ये रिश्ता गुरु शिष्य का था लेकिन बराबरी के आत्मविश्वास वाला। गांधी उन्हें पसंद करते थे क्योंकि लोहिया सवाल पूछते थे और लोहिया गांधी को इसलिए मानते थे क्योंकि गांधी सवाल पूछने की आजादी देते थे। अगस्त 1942 गांधी ने नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो। ब्रिटिश सरकार घबरा गई कि एक ही रात में कांग्रेस के लगभग सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी, नेहरू, पटेल सब जेल में। ब्रिटिश सरकार को लगा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा लेकिन एक युवा नेता गिरफ्तारी से बच निकला और वो था राम मनोहर लोहिया। और यहीं से शुरू होती है उनकी सबसे रोमांचक राजनीति यात्रा। लोहिया भूमिगत हो गए और गुप्त ठिकानों से काम करने लगे। गुप्त रेडियो प्रसारण शुरू किए, देश भर में संदेश भेजे। ब्रिटिश सरकार उन्हें पकड़ने के लिए बेताब थी। उनके पोस्टर्स जारी हुए, खुफिया एजेंसियां पीछे लगी रही लेकिन लोहिया लगातार जगह बदलते रहे, कभी भेष बदलकर, कभी नाम बदलकर, कभी रातों में सफर करके। उनके लिए राजनीति अब विचार नहीं सीधा संघर्ष बन चुकी थी। साल 1944 अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ चुकी थी। भारत छोड़ो आंदोलन की आग अभी भी धधक रही थी। उसी आग को हवा देने वालों में एक नाम था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। कलकत्ता में छिपे लोहिया को खबर मिली कि पुलिस उनकी तलाश में शहर को खंगाल रही है लेकिन लोहिया डरने वालों में नहीं थे। उन्होंने एक साहसी योजना बनाई, कपड़े बदले, सिर पर फेल्ट हैट लगाई, चेहरे पर नकली दाग बनाए और देखते ही देखते एक अंग्रेज साहब का रूप धारण कर लिया। फिर क्या था, वो उसी पुलिस के सामने से गुजर गए। उन्हें पकड़ने के लिए बेताब थी स्टेशन पहुंचे, मुंबई का टिकट लिया और ट्रेन में सवार हो गए। जब तक पुलिस को भनक लगी लोहिया कलकत्ता से बहुत दूर निकल चुके थे लेकिन यह आजादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। मुंबई में आखिरकार अंग्रेज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया मगर उन्हें किसी साधारण जेल में नहीं भेजा गया। उनका ठिकाना बना लाहौर किले की कुख्यात जेल, जहां इंसानों को नहीं उनकी आत्मा को तोड़ा जाता था। संयोग देखिए, उसी जेल में एक और क्रांतिकारी बंद थे, जयप्रकाश नारायण। दोनों दोस्त, दोनों समाजवादी नेता, दोनों एक ही जेल में, लेकिन दोनों को ये भी नहीं मालूम था कि उनका साथी कुछ ही दीवारों की दूरी पर कैद है। काल कोठरी ऐसी थी जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। बदबू, अंधेरा और सन्नाटा यही उनकी दुनिया बन चुकी थी। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि बाहर दिन है या रात। यातनाएं इतनी भयानक थी कि कई बार वो बेहोश होकर गिर पड़ते। कहा जाता है कि जिन अधिकारियों ने कभी भगत सिंह से पूछताछ की थी उन्होंने से एक कुछ को लोहिया को तोड़ने का काम सौंपा गया। एक दिन एक अधिकारी उनकी कोठरी में आया और गुर्रा कर बोला, भगत सिंह भी आखिर बोल गया था, तुम भी बोलोगे। लेकिन लोहिया चुप रहे। फिर उन्हें खुरदरी जमीन पर घसीटा गया। तेज बुखार चढ़ गया, शरीर तप रहा था लेकिन दवा का एक कतरा भी नसीब नहीं हुआ। अंग्रेज उनकी हड्डियां तोड़ सकते थे, शरीर को घायल कर सकते थे लेकिन उनके इरादों को नहीं तोड़ सके। लाहौर किले की अंधेरी कालकोठरी में बैठा वो कैदी दरअसल एक ऐसे भारत का सपना देख रहा था जहां आजादी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि हर नागरिक का अधिकार हो। साल 1946 भारत आजादी के बेहद करीब था लेकिन देश की गलियों में आजादी की नहीं खून और नफरत की गंध फैल चुकी थी। मोहम्मद अली जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन के आह्वान के बाद बंगाल, पंजाब और बिहार दंगों की आग में जल रहे थे। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। इसी आशान दौरे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बंगाल और असम के दौरे पर थे। चटगांव में एक सभा के दौरान जैसे ही वे मंच पर पहुंचे अचानक
अल्लाहू अकबर के नारों से आसमान गूंज उठा। देखते ही देखते पत्थर बरसने लगे। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि मुस्लिम लीग के कट्टर समर्थकों ने लोहिया का सिर लाने वाले के लिए 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी। लेकिन लोहिया नहीं रुके। जहां लोग अपनी जान बचाने की सोच रहे थे, वहां वो दंगों की आग में उतरकर लोगों को शांति का संदेश दे रहे थे। उधर महात्मा गांधी हिंसा से व्यथित होकर अनशन में बैठ चुके थे। लोहिया समझ गए कि गांधी जी तभी अनशन तोड़ेंगे जब लोगों के हाथों से हथियार छीनेंगे। फिर शुरू हुई एक और असंभव सी कोशिश। लोहिया हिंदुओं के बीच गए, मुसलमानों की बस्तियों में गए। हर तरफ शक, डर और नफरत का माहौल था। लेकिन लगातार संवाद और समझाइश के बाद वो लोगों से बंदूकें, स्टेन गन, हैंड ग्रेनेड और तलवारें जमा करवाने में सफल हो गए। जब ये हथियार गांधी जी के सामने रखे गए, तब जाकर उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। यही थे लोहिया, जो भाषणों से नहीं, साहस से राजनीति करते थे। एक बार सरदार पटेल ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, क्यों लोहिया, हमें हटाने के पीछे पड़े हो, कब हटाओगे? लोहिया भी मुस्कुरा दिए और बोले, हटाना तो चाहते हैं, लेकिन इतनी ताकत कहाँ है, और जो थोड़ी बहुत ताकत है उसका इस्तेमाल अभी इसलिए करना है कोई दूसरा आपको न हटा दे। और यही बेबाकी उनके पूरे राजनीतिक जीवन की पहचान बनी। 1967 के चुनाव में भी उन्होंने वोटों के लिए अपने विचार नहीं बदले। जब साथियों ने कहा कुछ बयान मुस्लिम मतदाताओं को नाराज कर सकते हैं, तो लोहिया का जवाब इतिहास बन गया, अगर चुनाव में सच नहीं कहूंगा तो कब कहूंगा, बाद में कहकर देश को धोखा दूं। मैंने किसी की जीत हार का ठेका नहीं ले रखा है। यही वजह थी कि राम मनोहर लोहिया सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि सिद्धांतों पर अड़े खड़े रहने वाले एक विचारधारा बन गए। 15 अगस्त 1947 देश आजाद हो गया। दिल्ली में जश्न था, लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा था, लेकिन उसी समय पंजाब और बंगाल में खून बह रहा था। इतिहासकार बताते हैं कि विभाजन के दौरान लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। मानव इतिहास के सबसे बड़े पलायनों में इससे एक यही वो घटना थी जिसने राम मनोहर लोहिया को अंदर तक झकझोर दिया। लोहिया का मानना था कि विभाजन टाला जा सकता था। उन्होंने बाद में अपनी पुस्तक गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन में इस विषय पर विस्तार से लिखा। उनका आरोप था कि कांग्रेस नेतृत्व ने बहुत जल्दी समझौता कर लिया। उन्होंने लिखा कि भारत का विभाजन केवल जिन्ना की जिद का परिणाम नहीं था, बल्कि राजनीतिक गलतियों का संयुक्त परिणाम था। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि लोहिया नेहरू के विरोधी जरूर थे, लेकिन उनके विरोध का आधार व्यक्तिगत नहीं था, वो वैचारिक था। लोहिया और नेहरू दोनों आधुनिक भारत बनाना चाहते थे, लेकिन दोनों का रास्ता अलग था। नेहरू राज्य, नियोजित विकास और केंद्रीकृत सत्ता में विश्वास करते थे, जबकि लोहिया विकेंद्रीकरण और जन आंदोलनों में। यहीं से दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। 28 जनवरी 1948 दिल्ली बिरला हाउस गांधी और लोहिया की मुलाकात हुई। देश की स्थिति पर बातचीत हुई, कांग्रेस के भविष्य पर भी चर्चा हुई। कहा जाता है कि गांधी ने लोहिया से कहा, कल फिर मिलना, कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन वो बातचीत कभी नहीं हो सकी। 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी। स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा नैतिक स्तंभ हमेशा के लिए चला गया। गांधी की मौत का असर पूरे देश पर पड़ा, लेकिन कुछ लोगों पर इसका असर बेहद व्यक्तिगत था। राम मनोहर लोहिया उन्हीं लोगों में से एक थे। उन्होंने बाद में लिखा, मैं सही अर्थों में 30 जनवरी 1948 को अनाथ हुआ। गांधी सिर्फ उनके राजनीतिक मार्गदर्शक नहीं थे, वे एक नैतिक सहारा भी थे। एक ऐसा व्यक्ति जिससे वो असहमत हो सकते थे, बहस कर सकते थे, लेकिन जिस पर भरोसा भी कर सकते थे। गांधी के जाने के बाद लोहिया को महसूस हुआ कि अब उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। आज जब हम नेहरू और लोहिया को देखते हैं तो अक्सर उन्हें प्रतिद्वंदी के रूप में याद करते हैं, लेकिन कहानी इतनी सरल नहीं है। एक समय था जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे, दोनों स्वतंत्रता आंदोलन के योद्धा थे, दोनों आधुनिक भारत का सपना देखते थे। लेकिन समय के साथ मतभेद बढ़ते गए। नेहरू सत्ता केंद्र में पहुंच चुके थे, वो प्रधानमंत्री थे, उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। कांग्रेस देश की सबसे शक्तिशाली पार्टी थी। दूसरी तरफ लोहिया सत्ता से बाहर थे,
उनके पास ना संसाधन थे, ना बड़ा संगठन, लेकिन उनके पास एक चीज थी, सवाल पूछने का साहस। लोहिया बार बार सवाल पूछते थे। क्या आजादी का मतलब सिर्फ सत्ता परिवर्तन था? क्या गांवों की गरीबी खत्म हुई? क्या जाति व्यवस्था टूटी? क्या आम आदमी की जिंदगी बदली? ये सवाल सीधे नेहरू मॉडल पर चोट करते थे और यहीं से शुरू हुई भारतीय राजनीति की सबसे दिलचस्प वैचारिक लड़ाइयों में से एक लड़ाई। 1950 का दशक कांग्रेस अपने स्वर्ण काल में थी। नेहरू का करिश्मा पूरे देश पर छाया हुआ था। ऐसे समय में विपक्ष होना आसान नहीं था, लेकिन लोहिया आसान रास्ता चुनने वालों में नहीं थे। 1952 का पहला आम चुनाव आया। समाजवादियों को भारी हार मिली। देश ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। कई नेताओं का मनोबल टूट गया, लेकिन लोहिया नहीं टूटे। उन्होंने कहा, हार और जीत अंतिम सत्य नहीं है, विचार अंतिम सत्य है। इसके बाद उन्होंने पूरे देश का दौरा शुरू किया। छोटे शहर, कस्बे, गांव, रेलवे स्टेशन, विश्वविद्यालय, जहां मौका मिलता वो बोलते और धीरे धीरे एक नई राजनीतिक धारा तैयार होने लगी। एक ऐसी धारा जो कांग्रेस के विकल्प की बात कर रही थी, जो सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, समाज परिवर्तन की बात कर रही थी। और यही धारा आगे चलकर भारतीय राजनीति की दिशा बदलने वाली थी। साल 1962, भारत का तीसरा आम चुनाव। देश में एक नाम का जादू था, जवाहरलाल नेहरू। आज की पीढ़ी शायद उस लोकप्रियता की कल्पना भी नहीं कर सकती। नेहरू सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थे, वो स्वतंत्र भारत का चेहरा थे। कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, वो लगभग एक राजनीतिक व्यवस्था बन चुकी थी। ऐसे समय में किसी नेता का सीधे नेहरू को चुनौती देना लगभग असंभव माना जाता था, लेकिन इतिहास में कुछ लोग इसलिए याद रखे जाते हैं क्योंकि वो असंभव काम करने की हिम्मत रखते हैं। राम मनोहर लोहिया उन लोगों में से एक थे। उन्होंने फैसला किया कि वो नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। जगह चुनी गई फूलपुर, वही सीट जहां से नेहरू लोकसभा पहुंचते थे। दोस्तों ने समझाया, सहयोगियों ने मना किया, कुछ लोगों ने कहा ये राजनीतिक आत्महत्या है, लेकिन लोहिया मुस्कुराए और बोले, मुझे पता है कि मैं चट्टान से टकरा रहा हूं, शायद उसे तोड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन उसमें दरार जरूर डाल दूंगा। फूलपुर का चुनाव सिर्फ दो उम्मीदवारों की लड़ाई नहीं थी, ये दो राजनीतिक दृष्टियों का संघर्ष था। एक तरफ नेहरू जो आधुनिक भारत के निर्माता माने जाते थे, दूसरी तरफ लोहिया जो उसी भारत की कमियों की तरफ उंगली उठा रहे थे। चुनाव से पहले लोहिया ने नेहरू को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा, प्रिय जवाहरलाल, मैं जानता हूं मैं ये चुनाव हार जाऊंगा। आपकी जीत लगभग तय है, लेकिन ये लड़ाई देश के लिए जरूरी है। आपकी उम्र लंबी हो ताकि मुझे आप में सुधार लाने को ये बात हासिल हो सके। नेहरू ने भी जवाब दिया और जवाब में लिखा, प्रिय राम मनोहर लोहिया, मुझे खुशी है कि मेरे सामने आप जैसे व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी तरफ से वादा रहा कि मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में एक भी दिन प्रचार के लिए नहीं आऊंगा। ये वो दौर था जब राजनीतिक प्रतिद्वंदी एक दूसरे को दुश्मन नहीं समझते थे। दिन में चुनावी हमला होता था, शाम को चाय पे बातचीत भी होती थी, लेकिन चुनावी मैदान में लोहिया पूरी ताकत से लड़े। उनके पास ना पैसा था, ना बड़ा संगठन, लेकिन उनके पास शब्द थे और वो शब्द जनता के दिल में उतर जाते थे। जब चुनाव के नतीजे आए, नेहरू जीत गए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। विश्लेषण में पता चला कि जिन इलाकों में लोहिया ने ज्यादा प्रचार किया, वहां नेहरू का वोट प्रतिशत काफी कम हुआ। लोहिया हार गए थे, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया था, लोकतंत्र में कोई भी नेता चुनौती से ऊपर नहीं होता। 1963 फर्रुखाबाद उपचुनाव, इस बार लोहिया जीत गए और पहली बार लोकसभा पहुंचे। कहा जाता है कि जब वो संसद में दाखिल हुए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के कई सदस्य उनके सम्मान में खड़े हो गए, क्योंकि सभी जानते थे अब संसद में बहस का स्तर बदलने वाला है। और हुआ भी यही। लोहिया ने संसद को सिर्फ भाषण देने की जगह नहीं माना, उन्होंने उसे सत्ता से सवाल पूछने का मंच बना दिया। यही पैदा हुई भारतीय संसद की सबसे प्रसिद्ध बहसों में से एक, 3 आना बनाम 15 आना। लोहिया ने कहा, देश की करोड़ों जनता दिन भर में सिर्फ 3 आने पर गुजारा कर रही है, जबकि सत्ता पर हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं। लोहिया ने प्रधानमंत्री नेहरू पर सवाल खड़ा करते हुए कहा,
कि देश की आधी से ज्यादा आबादी केवल 3 आने में अपना दिन भर का गुजारा कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री के कुत्ते पर रोजाना 3 रुपए खर्च होता है और प्रधानमंत्री पर रोजाना 25,000 रुपए खर्च होता है। जब नेहरू ने लोहिया की बात काटते हुए कहा कि 70% आबादी 15 आना में अपना जीवन यापन करती है, तो लोहिया ने मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री नेहरू से पूछा, 25,000 में कितने 15 आना आते हैं? सरकार ने आंकड़े पेश किए, बहस हुई, तर्क आए, प्रति तर्क आए, लेकिन जनता को पहली बार महसूस हुआ कि संसद में कोई ऐसा आदमी बैठा है जो उनके जीवन की बात कर रहा है। तभी एक कहावत मशहूर हुई, जब जब लोहिया बोलता है दिल्ली का तख्त डोलता है। अब प्रधानमंत्री और योजना मंत्री आपस में निपट लेंगे कि दोनों में कौन सही है। लोहिया के संसद में जाने के कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का देहांत हो गया। लोहिया नेहरू को कभी चुनावी मात नहीं दे पाए, लेकिन लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद की लड़ाई को जारी रखा। 1964 में लोहिया ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी यानी पीएसपी और सोशलिस्ट पार्टी का आपस में विलय कराया। ये दोनों पार्टियां समाजवादी विचारधारा में यकीन रखती थी। भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हो जाती तो शायद इतिहास बदल जाता। अंबेडकर और लोहिया की संभवित साझेदारी उन्हीं घटनाओं में से एक थी। 1956 में लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच बातचीत शुरू हुई। दोनों जाति व्यवस्था के आलोचक थे, दोनों सामाजिक न्याय चाहते थे, दोनों कांग्रेस से असहमत थे। योजना ये थी कि समाजवादी आंदोलन और दलित आंदोलन को एक मंच पर लाया जाए। अगर ऐसा हो जाता तो भारतीय राजनीति का समीकरण पूरी तरह बदल सकता था, लेकिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। बैठक होने से पहले ही 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर का निधन हो गया और भारतीय राजनीति की एक बड़ी संभावना हमेशा के लिए अधूरी रह गई। लोहिया का मानना था कि भारत को सिर्फ आर्थिक नजरिए से नहीं समझा जा सकता। मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष की बात करता था, लेकिन लोहिया कहते थे भारत में जाति भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है। वो अक्सर कहते थे जाति तोड़ो, लेकिन इसके साथ ही वो ये भी समझते थे कि सदियों से वंचित समुदायों को प्रतिनिधित्व दिए बिना बराबरी संभव नहीं है। यहीं से उनका प्रसिद्ध नारा आया, पिछड़ा पावे 100 में 60। उस समय यह नारा क्रांतिकारी माना जाता था। आज जो सामाजिक न्याय की राजनीति दिखाई देती है, उसकी वैचारिक जड़ें काफी हद तक लोहिया के विचारों में मिलती है। अगर आप उत्तर भारत की राजनीति को समझना चाहते हैं तो आपको लोहिया को समझना होगा, क्योंकि लोहिया सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक राजनीतिक स्कूल थे, एक विचारधारा थे। उनके शिष्यों की सूची बहुत लंबी है। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, इन सभी नेताओं की राजनीति में कहीं ना कहीं लोहिया की छाप दिखाई देती है। मुलायम सिंह यादव याद करते थे कि जब वे युवा कार्यकर्ता थे तब लोहिया ने उन्हें पहचान लिया था, उन्हें प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ाया। उसी तरह बिहार में भी एक पूरी पीढ़ी लोहियावादी राजनीति से निकली। आज भले ही ये नेता अलग अलग दलों में दिखाई दें, लेकिन उनकी राजनीतिक भाषा में लोहिया की गूंज साफ सुनाई देती है। लोहिया सिर्फ राजनीति में विद्रोही नहीं थे, वो निजी जीवन में भी परंपराओं को चुनौती देते थे। लोहिया सार्वजनिक जीवन में होने के बावजूद बिंदास जीवन जीते थे। लोहिया ने कभी शादी नहीं की, लेकिन जीवन भर लिव इन रिलेशनशिप में रहे। 1960 के दशक में ऐसा सोचना भी भारतीय समाज को चुनौती देने जैसा था, लेकिन लोहिया लोहिया थे। उन्होंने अपनी लिव इन रिलेशनशिप को किसी से छिपाया नहीं। लोहिया को दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस के प्रोफेसर रमा से प्रेम था। लोहिया महिलाओं को लेकर कितने सहज थे, इसका एक बयान तारकेश्वरी सिन्हा के लिखे संस्मरण में भी मिलता है। तारकेश्वरी सिन्हा उन दिनों कांग्रेस की एक लोकप्रिय सांसद हुआ करती थी। एक बार तारकेश्वरी सिन्हा ने लोहिया पर तंज कसते हुए कहा, आप औरतों के अधिकारों के बारे में इतनी बातें करते हैं, तो फिर आपने शादी क्यों नहीं की? लोहिया का जवाब था, क्या करते, तुमने मौका ही नहीं दिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मानना था कि भारतीय समाज ने महिलाओं के सामने सदियों तक सीता का आदर्श रखा, जो त्याग, सहनशीलता और आज्ञाकारिता की प्रतीक मानी जाती है। लेकिन लोहिया ने सवाल उठाया, क्या एक आधुनिक और समानतापूर्ण समाज में महिलाओं से केवल सहते रहने की उम्मीद की जानी चाहिए? यही कारण था कि उन्होंने द्रौपदी को अधिक प्रासंगिक आदर्श बताया। महाभारत की द्रौपदी अन्याय के सामने चुप नहीं रही। उन्होंने
राज्यसभा में सत्ता, परंपरा और पुरुष प्रधान व्यवस्था से सवाल पूछे। बता दें कि 1950 और 1960 के दशक में महिला अधिकारों और सामाजिक समानता पर अपने विचार रखते हुए लोहिया ने कहा कि भारत की महिलाओं को केवल त्याग ही नहीं बल्कि आत्मसम्मान, साहस और प्रतिरोध की भी शिक्षा मिलनी चाहिए। उनका उद्देश्य सीता का विरोध करना नहीं था, बल्कि ये बताना था कि आधुनिक भारतीय महिला को अन्याय सहने वाली नहीं बल्कि उनके खिलाफ खड़े होने वाली द्रौपदी जैसी निर्भीक और स्वाभिमानी बनना चाहिए। अब आखिर में वो किस्सा जब डॉक्टर लोहिया ने लोकसभा में इंदिरा गांधी को चमेली का फूल कह दिया था। साल 1967 में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लोहिया ने कांग्रेस की बड़ी से बड़ी चट्टानों को तोड़ दिया था। 9 राज्यों में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। लोकसभा का माहौल गर्म था। सदन में एक विदेशी महिला को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। ये महिला कोई साधारण शख्स नहीं थी, वो थी स्वेतलाना, सोवियत संघ के पूर्व शासक जोसेफ स्टालिन की बेटी और भारतीय नागरिक ब्रिजेश सिंह की पत्नी। पति की मृत्यु के बाद स्वेतलाना भारत आना चाहती थी। उनका ससुराल हिंदुस्तान था, लेकिन उन्हें न नागरिकता मिल रही थी और न स्थायी रहने की अनुमति। सरकार को डर था कि कहीं सोवियत संघ नाराज न हो जाए। जब ये बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तक पहुंची तो वो भड़क उठे। लोकसभा में खड़े होकर उन्होंने कहा, स्वेतलाना केवल स्टालिन की बेटी नहीं है, वो एक भारतीय परिवार की बहू भी है। उनका भारत पर उतना ही अधिकार है जितना किसी और का। फिर लोहिया ने ऐसा तंज कसा कि पूरा सदन सन्न रह गया। उन्होंने कहा, मैं स्वेतलाना की तुलना चंपा के फूल से कर सकता हूं और हमारी प्रधानमंत्री जो इस समय सदन में मौजूद नहीं है, उन्हें चमेली का फूल कहना चाहूंगा। सदन में खामोशी छा गई। लोहिया आगे बोले, एक चंपा हमारे देश में शरण मांग रही है, लेकिन एक चमेली सत्ता की गाड़ी में बैठी है और उसे दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। सरकार के पास इस कटाक्ष का कोई जवाब नहीं था। यह सिर्फ एक महिला की नागरिकता का सवाल नहीं था, बल्कि भारत की गरिमा और मानवीय मूल्यों का प्रश्न था। और हमेशा की तरह लोहिया सत्ता के सामने नहीं, अपने सिद्धांतों के साथ खड़े थे। हालांकि बाद में स्वेतलाना भारत में नहीं रही और अमेरिका चली गई, लेकिन लोकसभा में गूंजी चंपा और चमेली वाली ये टिप्पणी भारतीय संसदीय इतिहास के सबसे चर्चित राजनीतिक कटाक्षों में शामिल हो गई। उसी साल समाजवाद का ये चमकता सूरज अस्त होने को अब आमादा था। सितंबर 1967 को लोहिया दिल्ली के विलिंगटन अस्पताल में भर्ती हुए। उनका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया था, जिसका ऑपरेशन दिल्ली के सरकारी विलिंगटन अस्पताल में किया गया, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के कारण यह ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया। मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बियॉन्ड द लाइंस में लिखा है, मैं राम मनोहर लोहिया से मिलने अस्पताल में गया था। लोहिया ने मुझसे कहा कि कुलदीप, मैं इन डॉक्टरों की वजह से मर रहा हूँ। लोहिया की बात सच साबित हुई। 12 अक्टूबर 1967 को 57 साल की उम्र में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निधन हो गया। विडंबना देखिए कि जिस अस्पताल की लापरवाही की वजह से लोहिया का निधन हुआ, आज उसी अस्पताल का नाम राम मनोहर लोहिया अस्पताल है। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। हमारी सभ्यताएं, प्रतिमाओं और उनके नाम के ऊपर ही तो टिकी हुई है। हमने लोहिया के विचारों को समझने की बजाय उनके नामों, स्कीम और अस्पतालों के कोडिंग पर दर्ज कर दिया है। आज हम भारतीय राजनीति को देखते हैं तो लोहिया हर जगह दिखाई देते हैं। पिछड़ों की राजनीति में, सामाजिक न्याय की बहस में, गैर कांग्रेसवाद की अवधारणा में, केंद्र बनाम राज्यों की बहस में, हिंदी और भारतीय भाषाओं के सवाल में और सत्ता से सवाल पूछने की परंपरा में। विडंबना यह है कि आज बहुत से लोग लोहिया का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनके विचारों को शायद ही पढ़ते हैं। हमने उनके नाम पर अस्पताल बना दिए, पार्क बना दिए, सड़कें बना दी, लेकिन क्या हमने उनके सवालों का जवाब दिया? क्या गरीबी खत्म हुई? क्या जाति टूटी? क्या राजनीति आम आदमी के करीब आई? शायद यही वजह है कि राम मनोहर लोहिया सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, वो एक अधूरा सवाल है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब भारत की राजनीति आज भी खोज रही है और शायद आने वाली कई पीढ़ियां भी खोजती रहेंगी। बस इतनी सी थी समाजवाद के निर्माता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कहानी। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इसके लिए देखते रहिए दी लोकसभा। धन्यवाद।